ठीक है। क्लासेज में, ऑनलाइन क्लास में, इस क्लासेज में जो आप लोग हैं उससे ज्यादा भी कई, मेरे ख्याल से कई लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे और इसकी मैं कम से कम अराउंड 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा, वीडियो यानी 8 क्लासेज होंगी, ठीक है ना, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो भी होगा पूरा कवर कर दिया जाएगा। 8 दिन आप आराम से कीजिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आज डेट है अगर आपका 14 तारीख, तो 20-22 तक, 21-22 तक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, फिर हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक, यानी 5-10 नवंबर तक जो है हमारा 11-12 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का बचेगा, देखिए हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का बाद में हम इसलिए कर रहे हैं, कारण मैं बताता हूं, क्योंकि 11-12 की जो चीजें हैं वो अराउंड 50 नंबर के आएंगी, और जब 11-12 की चीजें नहीं आएंगी हमें, तो ग्रेजुएशन का कर नहीं सकते, पहली बात तो ये। तो पहले 50 मार्क्स का जो 11-12 का आएगा वो कवर कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो 30 मार्क्स का है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। मार्जिनल प्रोडक्ट, कल से स्कूल बंद है सर, अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 30 मार्क्स का जो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा वो हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें हमें करंटली याद होना चाहिए। ये सब आप बार बार, आप 11-12 की चीजें बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और जो नई चीजें हैं, जो लेवल की चीजें हैं, वो हमारे पेपर के जितने करीब आपको याद रहेगा ना, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यानी जो कंसेप्ट है आपका 11-12 का वो तो पहले ही क्लियर हो गया, 50 नंबर तक तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जो 30 मार्क्स का है वो क्या है, आप जितनी बार हम पेपर के नजदीक जितना पढ़ेंगे उतना हमारा बेनिफिट रहेगा। वो मैं करवाऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा, जितनी रिलीवेंट होगी, जितना हो सकता है मैं शॉर्ट नोट बना के मैं आपको दूंगा। चलिए आज हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी, और हम लोग, मैंने जो है इसको 500 करीब 500-600 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 500 पॉइंट्स, उससे आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश में मैंने कोशिश करी है कि हिंदी इंग्लिश जितनी भी हो, और बाकी जिसकी हिंदी है इंग्लिश नहीं है तो मैं यहीं लिख दूंगा, तो आप यहीं से नोट्स बना सकते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो कहा था, देखिए मानव आर्थिक गतिविधियां जो होती है ना, हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। वैसे एक्टिविटी 2 होती है, मैं बताता हूं, क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, साथ साथ देखते जाइएगा। एक होती है क्रिया, यानी क्रिया 2 प्रकार की होती है, क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, देखिए एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आर्थिक, आर्थिक क्रिया, और एक होता है गैर आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होगा गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कौन सी क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, फटाफट एक कोई कमेंट करके बताइए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बताइए। आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है। चलिए ठीक, बस बस बस, तो समझ आया। मानव की आर्थिक गतिविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। वैसे एक्टिविटी की, क्रिया की बात करते हैं तो 2 होते हैं, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। मैं अपने स्टूडेंट, अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, वो क्या है, गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना। लेडीज घर में खाना बनाती है अपने घर वालों के लिए,
वो गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट के लिए या फिर कुछ होटल टाइप का खोला हुआ है कोई, तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगा। चलिए, आर्थिक क्रिया समझ गए, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो। गैर आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य मनी से नहीं हो, यानी विच नॉट कंसर्न विद मनी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच इज कंसर्न विद इकोनॉमिक मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? देखिए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे क्या कहा गया है? एडम स्मिथ को। वैसे इकोनॉमिक्स को भी देखो, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। इनकी एक बुक आई थी ना, नेशन ऑफ वेल्थ, जो 1976 में आई थी। ठीक है, चलिए, ये नीचे लिखा हुआ है, द वेल्थ ऑफ नेशन सॉरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडम स्मिथ। कब लिखी गई थी? तो 76 में। ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट वाइज मैंने बना दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी when whole country's economic activity is defined, it is called economy। जब पूरे आर्थिक क्रिया को हम, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे बोलते हैं, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं इकोनॉमी। वैसे इकोनॉमी का एक देखिए ध्यान रखिए, जो जीने का सोर्स, a source of livelihood को भी इकोनॉमी बोलते हैं। A source of livelihood is called economy, है ना? यानी जीवन जीने का जो स्रोत होता है, जीवन जीने का जो स्रोत होता है, जीने का जो स्रोत होता है उसे भी बोलते हैं स्रोत, उसे भी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक, या व्हेन होल कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिफाइंड इज कॉल्ड। पूरे इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमी हो जाएगी। और आर्थिक क्रिया होगी सर, उपभोग और आर्थिक क्रिया होगी क्या? उपभोग नहीं, आर्थिक क्रिया होगी। अर्चना जी, नेक्स्ट आगे बढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा गया? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा गया है। आपको शायद पता होगा, हमारी एक पॉलिसी बनी थी, आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। अब मुझे कोई बताएंगे नई आर्थिक नीति कब बनी थी? आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति बताइए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कब बनी थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनी थी? सर 1991 में। हाँ, ध्यान रखिएगा, 1991 में पॉलिसी बनी थी। उनमें दो, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है ना? इसे नई आर्थिक नीति या इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इसका दूसरा नाम है आर्थिक सुधार। क्या बोलेंगे? आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार भी बोलते हैं, आर्थिक सुधार, ध्यान रखिएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया है एलपीजी पॉलिसी। हाँ, ठीक है ना? आर्थिक सुधार। और देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो नई आर्थिक नीति थी, उसमें तीन एलिमेंट थे। पहला था लिबरलाइजेशन, जिसे बोलते हैं उदारीकरण। दूसरा था ग्लोबलाइजेशन, सर प्राइवेटाइजेशन लिख दीजिए, ठीक, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और क्या बोलेंगे? उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना? इसे बोलेंगे वैश्वीकरण। और कुछ देख लीजिएगा, वैश्वी ऐसे ही होता है ना? हाँ, ठीक है, तो ये बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं।
पीवी नरसिम्हा राव को अर्थव्यवस्था का यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, उदारीकरण का जनक किसे कहा गया है? उदारीकरण जो होता है ना, एलपीजी, उदारीकरण जो है हमारे मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उदारीकरण का जो है वो हमारी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया। उदारीकरण का मतलब होता है अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्ति देना, यानी उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है अनावश्यक उदारीकरण का मतलब होता है अनावश्यक प्रतिबंध को हटाना। रिमूवल ऑफ unnecessary control and restrictions। सबको दिख रहा है यहां तक? क्लियर दिख रहा है ना? अनवांटेड टैक्स और हाँ टैरिफ। साहिनी बेगम जी बिल्कुल सही। अनावश्यक प्रतिबंध में बहुत सारी चीजें थी, वो हम बता देते हैं। देखिए, ठीक है ना? उसके बाद है, अभी मैं लिबरलाइजेशन की चर्चा करूंगा, सर बता ही दीजिए। चलिए आइए यहाँ पे अब कुछ आपको बता देते हैं डिटेल। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ध्यान से थोड़ा बता देता हूं मैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति 3 प्रकार के थे। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इसे बोलते हैं वैश्वीकरण, इसे बोलते हैं निजीकरण, इंडिया मैच जीत चुकी है, पाकिस्तान को हरा दिया है। और नेक्स्ट है उदारीकरण। ठीक है ना? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, एलपीजी बोलते हैं इसको, एलपीजी या इसका दूसरा नाम है आर्थिक सुधार। क्या बोलेंगे? आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आ जाए या आर्थिक नीति आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों चीजें सेम है। और ये कब आई थी? तो ये आया था 1991 में। क्लियर है? अब देखिए, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहाँ कहाँ आया? उदारीकरण आया उद्योग पे। उद्योग में जो अनावश्यक प्रतिबंध थी उसको मुक्ति दे दी इंडस्ट्री से। उदारीकरण आया किस पे? टैक्स पे, कर पे उदारीकरण। जो डायरेक्ट टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स को रिड्यूस कर दिया। उदारीकरण आया फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वित्तीय क्षेत्र में आया। वित्तीय क्षेत्र में क्या होता है? बैंक वगैरह हो गया, तो उसमें बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह उस सबको कम किया गया। नेक्स्ट था फॉरेन ट्रेड में आया। फॉरेन ट्रेड इसे बोलते हैं विदेशी व्यापार में आया। विदेशी व्यापार में क्या आया? विदेशी व्यापार में आया आपको टैक्स से छूट दे दिया, सॉरी टैरिफ को कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। टैरिफ होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, वो सब कम कर दिया। एक और था, सर कौन सा था वो बता दीजिए।
इंडस्ट्री हो गया, टैक्स हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में आएगा, इसे बोलते हैं विदेशी विनिमय सुधार। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय में भी आया था। विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय में क्या किया गया? विनिमय, विदेशी विनिमय में एफडीआई, एफडीआई वगैरह किस में आएगा? विदेशी विनिमय में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरल कर दिया कि आइए हमारे इंडिया में पैसा लगाइए। तो लिबरलाइजेशन किसने किया था? लिबरलाइजेशन को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सपोर्ट किया था। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। कब? 1991 में। तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम क्या थे ये? उस टाइम वो थे ये वो थे वित्त मंत्री, वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। कब? 1991। फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो उदारीकरण के बारे में आप थोड़ा बहुत पता चला आपको? हाँ सर। निजीकरण का मतलब होता है सरकार की स्वामित्व को निजी हाथों में दे देना। तो सरकार की स्वामित्व निजी हाथों में दो तरह से दिया गया। एक डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट समझते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश, 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 विनिवेश का मतलब होता है अपनी, डिसइन्वेस्टमेंट सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना, अपने, ये सारी नहीं, पार्शियली भी, थोड़ा बहुत भी, या पूरा। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने अभी रेलवे को डिसइन्वेस्ट कर दिया, बेच दिया है, पूरा नहीं बेचा है, कुछ शेयर्स को बेच दिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, या रेलवे के पास 100 करोड़ का है, 100 करोड़ में 20 करोड़ की जो मालिकाना निजी हाथों को दे दिया। इसे बोलते हैं सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार की शेयरों को, प्रतिभूतियों को बेचना, यानी सरकार कुछ चीजें, कुछ इन्वेस्टमेंट बेच देना, या पूरा बेच देना, या कुछ पार्शियल बेच देना, विनिवेश कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। विनिवेश के बाद है आपका, हाँ, पॉलिसीज, कुछ नवरत्ना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। नवरत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, ये सब पॉलिसी आई थी। महारत्ना, महारत्ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि नवरत्ना, महारत्ना कौन सी पॉलिसी है? तो किस चीज की पॉलिसी है? लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की? आप ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है। इसमें क्या किया गया? इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, विशेष प्रावधान दिया गया। इसमें विशेष प्रावधान था, बता देता हूं क्या था वो। जैसे मान लीजिए प्रावधान, डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर। तो नवरत्न पॉलिसी में विशेष प्रावधान दिया गया। मान लीजिए रेलवे मेरे से संभल नहीं रहा है, सरकार से रेलवे संभल नहीं रहा है, तो दो चीजें हैं, सरकार या प्राइवेटाइज कर दे, उसको बेच ही दे, या प्राइवेट वालों को काम दे दे कि आप इसको संभालिए, आप मुझे इतना पैसा, मतलब आपको संभालने का पैसा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से वॉइस आज क्लियर आ रही होगी ठीक ठाक। महारत्ना और मिनी रत्ना भी था, हाँ, महारत्ना मिनी रत्ना भी थी, ठीक है ना, मिनी रत्ना। तो जितना भी रत्ना था, ध्यान रखिएगा ना, रत्ना जो भी होगा, बस रचना मत समझ लीजिएगा, रत्ना जो भी था प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी थी। एक आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है दो देशों को मिलाना, यानी दो देशों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। वैश्वीकरण का मतलब अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली पहुंचाना। ग्लोबली पहुंचाना मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये है अमेरिका, तो हमारी चीजें वहां जा सकती है, उनकी चीजें हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे लोग वहां जा सकते हैं, उनके लोग यहाँ आ सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वहां जा सकती है, उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ आ सकती है। कहने का मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है दो देशों को सम्मिलित करना, इंटीग्रेशन ऑफ टू इकोनॉमी, इंटीग्रेशन, या इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ टू इकोनॉमी, टू इकोनॉमी। तो इसको हिंदी में भी लिख दीजिए, हिंदी में भी लिख देते हैं, काहे घबरा रहे हैं, ये लीजिए, हिंदी में भी लिख देते हैं। इसे बोलेंगे दो अर्थव्यवस्था को मिलाना, दो अर्थव्यवस्था को मिलाना। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे एक बार थोड़ा अवगत करवाइए। दो अर्थव्यवस्था को मिलाना, मुझे थोड़ा सा एक बार कन्वे करें,
यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की ओर जाना बढ़ना, बढ़ते हैं आगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं होनी चाहिए। आइए, तो यहां तक समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब दो कंट्री को मिलाएंगे, दो कंट्री जब आपस में मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि हम लोग हर किसी से बिजनेस करना चाहते हैं। तो इकोनॉमी, मैंने बताया था कि इकोनॉमी दो होता है, ये मैं बता चुका हूं, ये मेरे ख्याल से पहले दूसरी वीडियो में ही बता चुका हूं। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। सहीना बेगम जी, मैंने ये बताया हुआ है, अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है क्लोज, एक होती है ओपन। क्लोज, एक होती है ओपन। जब एक इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करे, और ओपन का मतलब होता है कंट्री एक्सपोर्ट भी कर रही है और इंपोर्ट भी कर रही है, मतलब फ्री हो, आप दो आपस में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। क्लोज इकोनॉमी का मतलब, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप उस कंट्री से बिजनेस नहीं कर सकते, आप आदान प्रदान दोनों नहीं होता है। नीलम जी 1 समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो ये हो गया। तो उदारीकरण का जनक किसको बोलेंगे? उदारीकरण का जनक हम किसको बोलेंगे? उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय, तो आपको पता ही है, अमर्त्य सेन की डेथ हो गई है, ठीक है ना? बेचारे अमृत सेन की डेथ हो गई है, 1998 में मिला था इनको। बताइए कब डेथ हुई थी अमृत सेन जी की? अमृत सेन जी की डेथ कब हुई थी? कब हुई थी? 28 सितंबर को। याद है आपको? अभी रिसेंटली जो हुई थी 28 सितंबर ही था ना? कब था? 28 सितंबर था क्या? 28 था या 10 अक्टूबर था? बताइए मुझे, अमृत सेन जी की डेथ कब हुई थी? 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर को? मैंने एक डेट लिखा भी था, 10 अक्टूबर को। हाँ, यही मैं देखना चाह रहा था कितने लोगों को याद है, उस टाइम मैंने लिखा भी था, ठीक है? तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर की वो क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और 28 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी, क्या था? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। एक बार बताइए तो कंफर्म करके, MS स्वामीनाथन जी का डेथ कब हुआ था? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन थे, दूसरे कौन थे? आइए, हम एक चटर्जी थे, आगे मैंने दिया हुआ है, वो समझ में आ जाएगा। कितने लोग जुड़े हैं देखिए। जो लोग जिन लोगों ने फीस नहीं दिए है, कई लोग हैं ऐसे, बोलते सर, बोल रहे हैं कि सर दे देंगे 1-2 दिन में, प्लीज फीस जमा करें। आप एक शिक्षक हैं, आप लोगों को क्लास से ऐसे एग्जिट करना ठीक नहीं लगता है। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? बताइए, भारत रत्न कब मिला अमर्त्य सेन को? अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला 1999 में, ठीक है ना? 1999 में। हाँ, अभिजीत बनर्जी, सहीना बेगम जी बिल्कुल सही है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है ना? बनर्जी थे, हाँ, चटर्जी नहीं, बनर्जी। आगे, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, आप अच्छी तरह से जानते हैं, व्यष्टि और समष्टि। ये तो मैंने पहली क्लास में बताया था। आगे बताइए। और हाँ, व्यष्टि को किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने, और इनको केन्स ने, है ना? चलिए आगे बढ़ते, वो है आगे मैंने दिया हुआ है। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश का विश्व की समस्त आर्थिक इकाई है? देखिए, समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन जो किया जाता है, वो किया जाता है मैक्रो में। मैक्रो में। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्रो? देखिए, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ऐसे याद रखिएगा।
वैसे तो समष्टि से समस्त पता चल रहा है। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले ए का मतलब होता है एग्रीगेट, तो आप समझ लीजिएगा जिसमें एग्रीगेट स्टडी करेंगे वो क्या होगा, मैक्रो, ऐसे समझ लीजिए। MICR हो, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसमें इंडिविजुअल स्टडी करेंगे वो माइक्रो होगा, और जिसमें सामूहिक अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या होगा, मैक्रो, एग्रीगेट। समस्त हिंदी में तो समस्त में ही पता चल रहा है, ठीक है। तो समस्त आर्थिक इकाई का अध्ययन क्या हो जाएगा, समष्टि होगा। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए मैं 7-8 वीडियो बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक एक चीज जो है हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करें। कुछ थोड़ी बहुत मान लीजिए ऊपर नीचे अगर क्वेश्चन हो जाता है कुछ, तो आप लोग मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कई लोग तो इतना विश्वास करने लगे हैं, बताइए माइक्रो जनक का, अल्फ्रेड मार्शल। हाँ 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, मैंने ही तो करवाया था और मेरे दिमाग से निकल गया। माइक्रो के जनक तो वो थे मार्शल। हे भगवान, तो कहाँ दिमाग रहता है आपका, जल्दी जल्दी में। चलिए आइए, इसे मार्शल बोलते हैं, मार्शल था, और ये केंजिन था, ठीक है ना। आइए, किन्स, जिसे किन्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रो के जनक को किस, समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन, किसने स्टार्ट किया था, माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो के जनक जो है, मैक्रो के जनक कौन थे, जनक कौन थे, ये है जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी, ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं आय व रोजगार का सिद्धांत, आय व रोजगार का सिद्धांत, और आय व रोजगार मैक्रो में आता है। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, समझ, यही मेनार्ड किन्स ने ही है ना, जॉन मेनार्ड किन्स ने ही क्या किया था, उसका प्रतिपादन किया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर, आगे देखिए, कहता है अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति परिवार, अब देखिए व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हो गया, या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, जब स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, माइक्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते रहेंगे, जो पॉइंट्स हैं वो हम करते रहेंगे। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों का भागीदार अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का भागीदार न्यूनतम होता है, यानी निजी क्षेत्र ज्यादा होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र बहुत कम होते हैं। तो बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो और गवर्नमेंट सेक्टर कम हो। मत देखिए इसको, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी का मतलब जहां जिसका स्वामित्व सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप हो, और पूंजीवादी जहां पे निजी क्षेत्रों का ज्यादा स्वामित्व हो। और हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, जिसमें दोनों चीजें हैं। तो बताइए बताइए, जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक हो और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी कम हो, तो वो क्या होगा, निजी क्षेत्र अधिक है। ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र अधिक है, निजी क्षेत्र क्या है, अधिक है। तो क्या होगा वो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आगे बढ़िए। कल एक न्यूज देखा होगा आपने, इसमें लिखा हुआ है कि अभी रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो भी वैकेंसी पुराने वाली खाली रहेगी वो भरी जाएगी। ये न्यूज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो आगे ऐड होंगी, यानी आपकी 168 सीटों से ज्यादा सीटें बढ़ सकती है, उम्मीद है। यानी ये करीब 500 भी हो जाए तो एक बात हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि 500 के अराउंड आपकी सीटें आ सकती है, 500 के अराउंड आ सकती है। मुकेश कुमार बीपीएससी 500 प्लस, हाँ जी 500 प्लस सीटें आएंगी, ठीक है सर। आप जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ प्लीज दे दिया कीजिए, ठीक है। तो हर क्लास में मैं स्कैन करके उसमें ग्रुप में डाल दिया करूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 500 सीटें आ गई तो फिर तो बहुत है, फिर तो बढ़िया है। आप लोग थोड़ा सा अगर करें तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो है करीब 120 बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, और मतलब जो ऐप पे क्लास लेते हैं, और उसमें से 30-35 के करीब ही ले पाते हैं क्लास। हो सकता है कि थोड़ा सा घर का काम हो। सर आप
ठीक है ना। तो अगर 500 सीटें आ गई तो फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप लोगों का 100% हो जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण, ध्यान रखिएगा अधिकतम कल्याण की बात कर रहा है, मैक्सिमम वेलफेयर, मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम वेलफेयर किस अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है, किस अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है, तो बताइए। मिनिमम प्रॉफिट यानी लाभ का उद्देश्य है ही नहीं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर सीट ज्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अच्छा नहीं रहेगा, कंपटीशन कम रहेगा, आप लोग मेहनत मतलब कंपटीशन नहीं देना चाहते एक दूसरे को, ठीक है ना। 500 सीटें बहुत। आइए, विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? देखिए, समाजवादी हमारे इंडिया में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो सिस्टम था, यानी विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है लिखा, विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड अडॉप्ट सोशलिस्ट सिस्टम, जो है रसिया, रसिया के द्वारा अपनाया गया है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ध्यान रखिएगा। विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से सोशलिस्ट इकोनॉमी? रसिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हमारी इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर कितने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं? जितना हो जाए। आइए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है, समान भागीदारी होती है, समान है ये, ठीक है, समान भागीदारी। बताइए, यानी जहां पे क्या हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करें, उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। वो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। देखिए, छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग दिमाग से जो बहुत दिनों से पढ़ाई से दूर है ना, थोड़ा सा उनका जरूरी है एक बार रिमाइंड करवाना। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाली सर्वप्रथम देश कौन था? सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी किसने यूज किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी किसने यूज किया था? तो सर्वप्रथम मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रांस ने यूज किया था, ध्यान रखिएगा, फ्रांस द्वारा सर्वप्रथम मिक्स्ड इकोनॉमी यूज किया गया। उसके बाद हम फ्रांस, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार देखिए तो मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे पहले यूज किसने किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे पहले यूज किसने किया था? ये गलत है, देखिए तो। मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे पहले किसने यूज किया था? इसका एक बार कंफर्म बताइए। फ्रांस, ये रसिया नहीं है, बताइए। सर्वप्रथम अपनाने वाली अर्थव्यवस्था? सोवियत संघ, हाँ। फ्रांस, फ्रांस, रोहिणी प्रिया जी, फ्रांस। देखिए, यूनाइटेड किंग फ्रांस है वो, फ्रांस सही है, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, इसको फ्रांस कर दीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। सर मिट भी जाता है क्या? ये मिट जाएगा, क्या दिक्कत है? ये लीजिए, फ्रांस, क्या बोलेंगे इसको? फ्रांस, फ्रांस, ठीक है ना। वैसे मैं बताता हूँ, हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ कहाँ यूज होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, जापान में और चाइना में। फ्रांस में सबसे पहले यूज किया गया, उसके बाद चाइना भी, ठीक है ना, और यूएस भी, यूनाइटेड स्टेट, है ना, इन सब में भी मिक्स्ड इकोनॉमी यूज किया गया। चलिए इसको हटाइए, कोई बात नहीं। वैसे बता देता हूँ, चाइना में समाजवादी अर्थ वो चलता है, सॉरी,
एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। पता ना, चाइना में एक ही सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। आइए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है। बताइए, जहां पे आप खुली मतलब आजादी, प्रतिबंध नहीं है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में, उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। मैंने बता ही दिया था पहले ही। और जब बंद प्रतिबंध हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे। तो ये देखिए, जब ओपन इकोनॉमी हो कर सकते हैं इन विच, देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने से कम प्रतिबंध होता था, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। कोई भी कंट्री इससे बिजनेस कर लेता है, सिंगापुर से। वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात, ना आयात कर सकते ना निर्यात, तो बंद अर्थव्यवस्था होती है। बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल क्या होगा? उत्तर कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया, जो जहां का जो है, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट कौन है? किंग जोंग यंग, जो भी है, ठीक है ना वो भी है, हाँ, किंग जोंग कुछ ऐसा ही है उनका। आइए, उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता। आइए आगे बढ़ते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन क्षेत्र। अच्छा, आर्थिक गतिविधियां तीन प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको ध्यान रखिएगा, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइमरी, प्राथमिक में क्या क्या आएगा बताइए तो एक बार। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? यहीं लिख दीजिए, ठीक है। प्राइमरी में आता है कृषि और जो भी कृषि से रिलेटेड हो, या मत्स्य पालन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, ये सब, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, पशुपालन वगैरह हो गया, मत्स्य पालन, मत्स्य जो भी हो, मत्स्य पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी चीजें। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी में दो चीजें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन आ गया। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। सेवा में क्या क्या आता है? सेवा में आएगा आपका बैंकिंग, आएगा आपका परिवहन, परिवहन और वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। तृतीय क्षेत्र में आएगा बैंकिंग, सेवा का, सेवा में जिस सेवा में जितनी भी आती है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या है? ये सब तृतीय क्षेत्र के पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब देखिए, दे रखा है। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और पर निर्भर करती है। देखिए, पर्यावरण पर जो निर्भर करती है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। वो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, ये बताया था ना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मत्स्य मत्स्य पालन हो गया, या खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्टली डिपेंड किस पे हो? इन्वायरमेंट पे हो। कौन सा क्षेत्र वस्तुओं विनिर्माण, ध्यान रखिएगा, विनिर्माण, निर्माण से संबंधित है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। सर आपने तो सारा दिया ही हुआ, फिर पीछे क्यों लिखा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस प्रकार, देखिए, सभी प्रकार के उद्योग, उद्योग किस में आ जाएगा? उद्योग सेकेंडरी में आ जाएगा। चाहे वो इस्पात उद्योग हो, वस्त्र उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन करने वाला, सेवाएं, सेवाएं जैसे ही आ जाएगा,
सर्विसेज जैसे भी आ जाएंगी, सर्विसेज जो आ जाएंगी वो टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में बैंक, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन, ये सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो क्या लग रहा है आपको, इस तरह से जो नोट्स अगर आपको बना के दिया जाए तो कुछ रिलेवेंट होगा कि नहीं? आपके फायदेमंद की चीज है कि नहीं ये सब? भारतीय अर्थव्यवस्था है तो थोड़ा बहुत तो फायदा हो गई। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है? अब ये ध्यान रखिएगा, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र, तृतीयक, ओह कैसे लिखते हैं आप? तृतीयक, टर्सरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय, सेकेंडरी सेक्टर, और प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। देखिए टर्सरी सेक्टर जो होता है ना, सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा। सर कितना? तो मैं बताता हूँ, अराउंड बोल रहा हूँ 54। सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर अराउंड 16, ये लगभग है 16, और ये 30, लगभग। ये सारे डाटा क्या है? लगभग है, लगभग। तो ये समझ लीजिए, जो सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है ना, सेवा वाला सर्विस सेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिए, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, यूएनडीपी। चलिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब उल हक है। देखिए, देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो तो। महबूब उल हक, ठीक है ना, सन 1990 में पाकिस्तानी व्यक्ति थे, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। देखिए, मानव विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन आता है, शिक्षा आता है, आपका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल कैसा है। मानव विकास का मतलब पैसे से ही विकास नहीं होता है, ठीक है ना। पैसा तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन न बोलने का तरीका है, ठीक है ना, न कपड़ा पहनने का ढंग है, बहुत सारी चीजें आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। तो मानव विकास जो है ना सूचकांक, किसने दिया था? महबूब उल हक ने 1990 में, पाकिस्तानी व्यक्ति थे। हाँ, आगे बढ़िए। 107 या 111? गौतम जी, 100 इंडिया का। अच्छा, रैंक कह रहे हैं, रैंक, हाँ 107 के आसपास होगा, 107 नहीं 111 के आसपास होगा। एक बार देख लीजिएगा करंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मिनट देख लीजिएगा, 19 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, एचडीआई, वो अभी होगा हमारा 130वें के स्थान पे, यानी 132 के आसपास होगा, 130 के आसपास होगा। ये इंडिया का है। चाइना का जो होगा, चाइना का वो मेरे ख्याल से 90 के आसपास होगा, 90 के आसपास। और पाकिस्तान का जो होगा, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से 148 के आसपास होगा, 148, 150 के आसपास, 150 के आसपास होगा, ठीक है ना। वो देख लीजिएगा। हंगरी इंडेक्स है वो 111, तो हाँ, हंगरी इंडेक्स अलग होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्लोबल, वो अलग चीज है। हंगर में हो सकता है कि हम आगे हों, हंगर में हो सकता है कि हम आगे हों, लेकिन उसके बाद जो है, ठीक है ना, उसके बाद देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? हाँ बोलो। ठीक है, ये डेटा आप देख लीजिएगा। 132 नंबर है मनी जी, बिल्कुल सही है, 132। चाइना 90 के आसपास होगा, देख लीजिए आगे पीछे होगा। पाकिस्तान का 150, यानी 48 भी हो सकता है, 150 के आसपास होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के द्वारा विचारों से प्रेरित है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक जैन मेनार्ड किंग से थे। ध्यान रखें मिक्स्ड जो इकोनॉमी है वो किसके अर्थव्यवस्थाओं से मतलब संकल्पना से प्रेरित है, जैन मेनार्ड किंग्स। ठीक है, हाँ सर। अब मैं ये पूछ रहा था आपसे, देखिए अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन थे? मैं प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति, मैंने आपको बताया था और किसी ने मुझे जवाब भी दिया था, अभिजीत बनर्जी। तो ये अभिजीत बनर्जी है। कब? 2019 में। पहले कौन से थे? पहले अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन को कब मिला? 1998। शायद हमें ऊपर 1998 ही पढ़ा था ना। हाँ सर, 1998 ही होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या हो बताइए। नहीं सर। आइए, रतीश रमन जी बहुत लेट आते हैं, लगता है कहीं ट्यूशन वगैरह से लेते हैं क्लास। आइए, किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित स्तर से ऊपर पाई जाती है? किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित स्तर से ऊपर पाई जाती है? देखिए एक ये मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड है, ये क्या है? स्टैंडर्ड है। अगर एक स्टैंडर्ड राष्ट्रीय आय का स्टैंडर्ड है, मान लीजिए राष्ट्रीय आय एक मानक है, ये कि इतनी होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय आय इससे कम है, राष्ट्रीय आय इससे कम है, मानक से कम है, इसका मतलब वो क्या है? अल्प विकसित है। क्या है? अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित देश है। लेकिन राष्ट्रीय इससे ऊपर है, इसका मतलब वो विकसित देश हो जाएगा। विकसित देश, विकसित देश, देश। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का अगर मानक से ऊपर है तो विकसित देश में वो हमारा आ जाएगा। हाँ सर। आइए, नेक्स्ट है हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेस फेयर। हस्तक्षेप तो समझते ही हो, अहस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि आप इंटरफेयर कर रहे हो। लेसेस फेयर का मतलब, लेसेस का मतलब होता है लेट अलाउ, लेट अलाउ। और फेयर का मतलब होता है टू डू, टू डू। मतलब आप अलाउ कर देते हो कि आप अपना कीजिए। ये बिजनेस का टर्म है। वैसे का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया। किसने किया था लेसेस फेयर का सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी हस्तक्षेप लेसेस फेयर और थ्योरी किसने बनाई थी? लेसेस फेयर थ्योरी का जो था वो दिया हुआ किसका था? एडम स्मिथ का था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो ट्रस्टशिप पे है, विश्वास सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ना, गांधीजम जो इकोनॉमी है वो हमारा क्या है? विश्वास पे है, जो कि बिल्कुल अब टूट चुका है। ठीक है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? विश्वास के, न्यास के सिद्धांत पे। ठीक है ना। आगे बढ़िए। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना गया है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा, स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किससे पता चलता है? प्रति व्यक्ति। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ, चलिए इकोनॉमी ही रहने देते हैं। इकोनॉमी ग्रोथ जो होगा वो किससे मेजर करते हैं? तो वो मेजर करते हैं पर कैपिटा,
पर कैपिटा, पर कैपिटा या रियल पर कैपिटा कह सकते हैं, रियल पर कैपिटा, पर कैपिटा। एक मिनट, पर कैपिटा इनकम से, हाँ आगे बढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर पाई गई थी? 2006-07 में, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष की सर्वाधिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जो सबसे ज्यादा कहाँ था? 2006 में 9.6, ध्यान रखिएगा, डेटा है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा कब हुआ था? 2006-07 में, कितना? 9%। उस टाइम पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जीडीपी में चेंज आता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। जीडीपी में जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं आर्थिक विकास दर। 2006 से 8 में, 6-8 है, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, 6 से 7 है या 8 है, देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट भी बोलते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। हाँ सर, फटाफट में 10 क्वेश्चन और है, मैं करवा देता हूँ। 1-2 मिनट थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बर्दाश्त करके तो देखिए, ठीक है। 55 क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं, तो 55 क्वेश्चन का मैं अभी पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। देखिए, विश्व रैंकिंग सूची में 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत है, ये तो पता ही है आपको। 5th जीडीपी के रैंकिंग में 5वां भारत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ, एनएसएसओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनएसएसओ 1950 में, ठीक है ना। एनएसएसओ कब सेटअप हुआ? 1950 में। एनएसएसओ कब आया था? 1950 में, ये ध्यान रखिएगा सर। एक मिनट तो ढंग से लिख दीजिए, ठीक है, 1950 में। फिर 47 देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, श्री रंगाराजन समिति, ध्यान रखिएगा। 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है श्री रंगाराजन, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? नहीं, प्रति वर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस कौन थे? पीसी महलनोबिस थे आर्थिक नीति का जो बनाने वाले आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन को बनाने वाले, जो संरचना जो बनाते हैं ना, ढांचा, यानी आर्थिक नीति का ढांचा बनाने वाले थे। आर्थिक नीति का ढांचा किसने तैयार किया था? तो पीसी महलनोबिस ने, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ठीक है ना। और 1900 थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 1956 में जो द्वितीय सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीयक पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, उसमें उद्योग पे जो बल दिया गया, योजना उस पर जो उद्योग में बल दिया गया वो पीसी महलनोबिस के ही द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इतना नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महलनोबिस ही थे, ध्यान रखिएगा। पीसी ने अमल किया था 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष भी पीसी महलनोबिस थे। भारत में ऐसे देखिए यहाँ पे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी 1873 में। लेकिन ठीक है ना, बीके आरवी राव
वी, एक थे वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, राव, ये इनको इनको ज्यादा महत्व दिया गया, महत्व दिया गया किस चीज के लिए दिया गया, किस चीज के लिए, राष्ट्रीय आय आकलन के लिए, राष्ट्रीय आय आकलन में, आकलन में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया, वी के आर वी राव को। ध्यान रखिएगा, वी के आर वी राव इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण एनएसएसओ का विलय, दोनों को मिला दिया गया, संस्था को स्थापित किया गया, किस नाम से किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है ना, एनएसओ के नाम से। सीएसओ यानी सीएसओ प्लस एनएसएसओ, एनएसएसओ को मिला के क्या बन गया, एनएसओ, ठीक है ना, सीएसओ और प्लस एनएसओ, सीएसओ प्लस एनएसओ, सीएसओ प्लस एनएसओ, ठीक है। सीएसओ सर ये कब बना था, ये बना था 2019 में, ध्यान रखिएगा, यानी सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के, सीएसओ और एनएसएसओ को बना के एनएसएस, सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया, ठीक है ना, कब, 2019 में। हाँ सर, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयारी किया गया, देखिए आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि 1934 में विश्व सुरैया के द्वारा किया गया, एसएम विश्व सुरैया, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, हिंदी में अगर वर्ड हो, विश्व सुरैया बोल, विश्व सुरैया, सुरैया गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, नरेंद्र पांडे जी, क्या क्वेश्चन है इनका, एनएसएसओ का दोबारा एनएसएसओ के द्वारा, कौन करता है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है, करेक्ट में, एनएसओ, एनएसओ बीपीएससी में पूछा था, एनएसओ, एनएसओ, देखिए पहले तो एनएसएसओ करता था, अब एनएसओ करेगा, एनएसएसओ करता था, एनएसएसओ करता था, अब एनएसओ करेगा, क्योंकि दोनों को मर्ज किया गया, एनएसएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन गरीबी का निर्धारण करता है, क्या लिखा हुआ है बीपीएससी में पूछा था, ये करता है गरीबी का निर्धारण। नीति, सोनी जी, नीति आयोग 2015 में बना है, नीति आयोग 5 ईयर प्लानिंग का है, आंसर दिया है, नीति आयोग दिया हुआ आंसर, आप इसको चेक कर लीजिएगा सोनी जी, इसको चेक कर लीजिएगा बीपीएससी में। गुड नाइट है, चलिए ठीक है, मिलते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।